हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन टीचर्स पॉइंट बाय आलोक सर। बेसिकली आज हम मिडविल इंडिया के कुछ एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आए हैं। और अगर हम बात करें मिडविल इंडिया के बारे में, हम प्रीवियस जो वीडियो थे या वीडियो लेक्चर थे उनकी में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्लास हमने लाइव भी ली थी शायद इसकी। तो इन सारी क्लासेस में आपको जो भी यहाँ पे एमसीक्यूज पढ़ाए जाएंगे उनकी आप डीपली इन्फॉर्मेशन जो लेक्चर्स हैं उन्हें देखकर भी ले सकते हैं। तो उन्हीं पर्टिकुलर लेक्चर के बिहाफ पर और साथ ही साथ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो आगे अगर हम इस क्लास को कंटिन्यू करें तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रहा और एक क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा गया है आपसे कि बेहिंद का जो युद्ध था वो किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था। बेसिकली मिडविल इंडिया की जो स्टार्टिंग होती है वो बैटल ऑफ बेहिंद से ही स्टार्ट होती है। बेसिकली इस युद्ध के कारण क्या था, क्यों लड़ा गया था, इन सारी चीजों के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो बेसिकली सबसे पहले जो मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण हुआ था उसका रीजन ये था कि अलहजाज के जो व्यापारिक जहाज हुआ करते थे वो सिंध क्षेत्र से गुजरा करते थे और जो सिंध क्षेत्र था वो खास तौर पे वहां पर एक क्षेत्र हुआ करता था जिसे हम बोलते थे देवल। और देवल में एक शासक हुआ करता था जिनका नाम था दाहिर। इन दाहिर के शासक जो दाहिर शासक था, इनकी जो वहां के लोग थे उनने क्या कर दिया था कि इनका जो व्यापारिक जहाज था उन्हें लूट लिया था। और इन्हीं व्यापारिक जहाज को लूटने के कारण मोहम्मद बिन कासिम जो उनका सेनापति था खासतौर पे अलहजाज के दरबार में, उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया और साथ ही साथ इसलिए इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार किया। तो बेहिंद का जो युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच लड़ा गया। बेसिकली 712 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया। तो अब तो याद रखना है पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे अगर हम बात करें तो सेकंड पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। जजिया की अगर हम बात करें तो खास तौर पर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी उसको एक पर्टिकुलर टैक्स देना होता था, जो कुल आय जो होती थी उसका कुछ पार्ट टैक्स के रूप में देना होता था। साथ ही साथ यहां पर एक वर्ड और आता है जकात। जकात की अगर हम बात करें तो जकात खास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी वो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु क्या करती थी, एक दान दिया करती थी, उसे हम क्या बोलते थे, जकात। और यहां पर अगर हम बात करें जजिया जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी देती थी और खास तौर पर जो ये पर्टिकुलर जो टैक्स था वो सारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी थी। साथ ही साथ वो लोग जिनको इस पर्टिकुलर टैक्स में रिबेट मिलती थी वो थे आपके ब्राह्मण, ठीक है, हैंडीकैप और विधवा जो महिलाएं हुआ करती थी उन्हें कोई भी जजिया टैक्स नहीं देना होता था। तो इस टैक्स को इंप्लीमेंट करने वाला जो पहला शासक हुआ वो भी कौन सा होता है आपका, मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। आगे अगर हम बात करें तो भारत में ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। जैसा कि अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि जो जजिया है वो खास तौर पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी पर लगाया जाता था और इसमें जो रिबेट मिलती थी, कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में भी ब्राह्मण, विधवा महिला और हैंडीकैप जो पर्सन होते थे उन्हें कोई भी जजिया टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाने वाला जो शासक था वो था आपका तुगलक डायनेस्टी के जो प्रसिद्ध शासक है जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, और जिनके नाम पे फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है वो भी बना हुआ है। खासतौर पर जो तुगलक डायनेस्टी है और जहां पर अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें जिन्होंने 1351 से 1388 तक भारत में रूल किया था, तो इन्हीं ने पर्टिकुलर जो जजिया टैक्स था वो खास तौर पर ब्राह्मणों पर इंप्लीमेंट किया था। यहां पर चार ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अगर हम बात करें तो फर्स्ट अरेबियन था जिसने भारत पर अटैक किया था। महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी दोनों क्या थे, टर्किश थे या तुर्क के लोग थे जिन्होंने भारत पर अटैक किया था। और फिरोज शाह तुगलक की भी बात करें तो ये भी क्या हो जाता है आपका, तुर्किश हो जाता है। और इसी पर्टिकुलर फिरोज शाह तुगलक ने भारत में ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाया था। साथ ही साथ जो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला जो शहर है वो भी किसके द्वारा बसाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से भी निकल के आते हैं, तो आप इन सारे जो ऑप्शन है उनको भी फोकस करते हुए सुनिएगा ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ मल्टीपल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। आगे अगर हम बात करें
पूछा गया है भारत में मानचित्र शब्द लाने वाला पहला शासक कौन था। बेसिकली मैप या एटलस की अगर हम बात करें तो एटलस शब्द या एटलस भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो भी आपका मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत आया था तो जो अरबी घोड़े भी अपने साथ लाया था, साथ ही साथ जो आपका खजूर की खेती है, खजूर की खेती भी किसने चालू की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। ऊंट पालन भी किसने चालू किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। साथ ही साथ एटलस शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग भारत में किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था। बेसिकली मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। कितने बार किया, 17वां बार आक्रमण किया। और जो उसका जो 16वां आक्रमण था वो क्या था, सोमनाथ पर आक्रमण था। और सोमनाथ पर जो आक्रमण किया गया था वो 1025 ईस्वी में किया गया था। इस 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ पर आक्रमण किया उस समय जो गुजरात के शासक हुआ करते थे वो थे आपके भीम फर्स्ट। लेकिन अगर हम इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो खास तौर पर जब मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो काफी धन संपदा लूट के जब वापस गजनी जा रहा था और रास्ते में इनको जो खोखर जाट हैं उन खोखर जाटों द्वारा इनको लूट लिया गया और एक बेसकीमती जो सोने का कह सकते हैं कि एक चौखट या दरवाजा हुआ करता था उसे जाटों द्वारा लूट लिया गया। और इसी पर्टिकुलर चीज का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी वापस भारत में आया और उसने 1025 ईस्वी में भारत पर फिर से अटैक किया और जाटों द्वारा जो भी सामान लूटा गया था उसे वापस लिया। यानी 1027 में मोहम्मद गौरी का जो अंतरिम भारत पर आक्रमण था वो 17वां आक्रमण था। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो सोमनाथ मंदिर था उसका लास्ट टाइम पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो पुनर्निर्माण करवाया गया था भीम फर्स्ट के समय करवाया गया था। और लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम इसका रिनोवेशन जो करवाया गया था वो भारत के जो लोहे पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इनका क्या करवाया गया था, सोमनाथ मंदिर का दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें, तराइन का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा। बेसिकली ये तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का जो फर्स्ट युद्ध है वो किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था, यानी बैटल ऑफ तराइन बिटवीन। तो यहां पर जो ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और गजनी, पृथ्वीराज चौहान और गौरी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई। बेसिकली अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान और गजनी के बीच कोई भी बैटल ऑफ तराइन नहीं हुई। सेकंड अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़ा गया। बेसिकली पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच जो पहला तराइन का युद्ध लड़ाया गया था वो लड़ाया गया था आपका 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो गौरी था वो हार गया और हारने के बाद गजनी वापस लौट गया। और जो द्वितीय युद्ध था तराइन का, इस पर्टिकुलर युद्ध में गौरी ने किसको हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान को किडनैप करके कहाँ ले गया, एक गजनी ले गया वापस। और बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि इसे मार दिया गया था युद्ध क्षेत्र में। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो बुक है इनकी प्रसिद्ध, जिसमें इनकी जीवनी लिखी हुई है, उसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को बेड़ियों में जकड़कर बंदी के तौर पर मोहम्मद जो गौरी था उसे गजनी ले गया था। आगे प्रसिद्ध जो क्वेश्चन आता है या फेमस क्वेश्चन आता है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, जहां पर आपसे पूछा गया है कि जो पृथ्वीराज रासो बुक है जहां पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में संपूर्ण जीवनी इनकी लिखी हुई है, ठीक है, वो किस पर्टिकुलर राइटर द्वारा लिखी गई है। बेसिकली पहला ऑप्शन है आपका के पास बेहाकी, दूसरा है आपका अलवरूनी, तीसरा ऑप्शन आता है आपका चंद्रवरदाई और चौथा आता है फिरदौसी। बेसिकली अगर हम बात करें तो बेहाकी, अलवरूनी और फिरदौसी, ये तीनों जो पर्टिकुलर राइटर हैं ये खास तौर पर आपके अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट राइटर हुआ करते थे, या अलाउद्दीन खिलजी के समय पर जो भी कवि हुआ करते थे, तीनों आपके उन्हीं वही कवि हैं। और चंद्रवरदाई की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रवरदाई की, जो पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि भी हुआ करते थे, साथ ही साथ बहुत खास मित्र हुआ करते थे। और इसी पर्टिकुलर पुस्तक में लिखा हुआ है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूको मत चौहान। यानी इसी बुक के द्वारा ये कहा गया है, इसी बुक में पृथ्वीराज रासो में ही कहा गया है चंद्रवरदाई के द्वारा कि पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं गया था, उन्हें कहाँ ले जाया गया था,
गजनी ले जाया गया था, और गजनी ले जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान द्वारा किसको मार दिया गया था? मोहम्मद गौरी को मार दिया गया था। आगे अगर हम बात करें, पूछा गया है क्वेश्चन, अजमेर शरीफ की दरगाह जो है वो किस प्रसिद्ध सूफी संत की कब्र पर बनी हुई है? अगर हम बात करें अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो खास तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं इनकी कब्र के ऊपर बनाई गई है। और इस अगर हम दरगाह की बात करें, खास तौर पर जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो 1192 ईस्वी में इस प्रसिद्ध दरगाह को बनाया गया था। और ख़ास तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जब हम बात करते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को, जो दूसरा युद्ध था आपका तराइन का, ठीक है, तो तराइन के दूसरे युद्ध के समय पर मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। और भारत आने के साथ साथ इन्होंने अजमेर में अपनी क्या की थी, एक दरगाह बनाई थी, और उसी पर्टिकुलर दरगाह को अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये भी प्रसिद्ध सूफी संत है जिनकी जो कब्र है वो दिल्ली में बनी हुई है। हजरत निजामुद्दीन जो आपका रेलवे स्टेशन है उसी के पास में इनकी पर्टिकुलर कब्र बनाई गई है। जहाँ से अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो दिल्ली में केस चल रहा था कि बहुत सारे मुस्लिम जो थे एक साथ जिन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्टेड थे, वो यही इसी पर्टिकुलर हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो थी वहीं से या मस्जिद से निकले थे। आगे अगर हम बात करें हजरत मोहम्मद साहब, अगर हम इनकी बात करें तो ये बहुत बड़ा नाम है, खासतौर पे इस्लाम धर्म के जो पहले संस्थापक इन्हें मान सकते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया और इस्लाम धर्म की नींव रखी। आगे अगर हम बात करें हुसैन की, अगर हम बात करें तो हुसैन जो था खासतौर पे अली का पुत्र हुआ करता था। और हुसैन की डेथ होने के बाद, यानी इन्हीं की डेथ एनिवर्सरी जो होती है उसी पर मुहर्रम मनाया जाता है। और मुहर्रम में आपने देखा होगा हुसैन हुसैन बोला जाता है, तो इन्हीं को पर्टिकुलर याद किया जाता है उसमें। आगे अगर हम बात करें, चंदावर का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था, यानी बैटल ऑफ चंदावर। जो चंदावर का युद्ध था आपको बताना है, मोहम्मद गौरी और जयचंद, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं। यदि खासतौर पे अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी का जो भारत में लास्ट अटैक था वो चंदावर के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। और जो चंदावर का जो खासतौर पर युद्ध था वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी 1191 में बैटल ऑफ तराइन, 92 में बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, ठीक है, और 1194 में जो चंदावर का युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होता है कि इस पर्टिकुलर युद्ध में जयचंद हारा था और मोहम्मद गौरी जीता था। और जीतने के बाद मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला गया था, और गजनी जाने के बाद इसने जो अपना साम्राज्य था, ठीक है, उसको दिल्ली का जो पार्ट था उसे किसको सौंप दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया गया था। और इसके मरने के बाद इसके साम्राज्य को इनके 3 गुलामों के बीच बांटा गया था, जिनमें से पहला गुलाम हुआ करता था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा गुलाम हुआ करता था कोवाचा, और तीसरा गुलाम जो हुआ करता था वो था आपका यल्दौज, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका हुआ, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो ये वही जयचंद है जिनकी पुत्री का नाम संयुक्ता था, और संयुक्ता के साथ पृथ्वीराज चौहान ने विवाह रचाया था, यानी स्वयंवर से उठाकर ले गए थे। आगे अगर हम बात करें, 1211 ईस्वी में जूड़ का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ? खासतौर पे ये पर्टिकुलर जो लड़ाई थी जूड़ का युद्ध, ये खासतौर पर कह सकते हैं कि एक ऐसी लड़ाई थी जहां पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाने के बाद जो इसकी पर्टिकुलर गद्दी थी वो इल्तुतमिश को ट्रांसफर ना होकर इसके ही कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्र थे वो आराम से गद्दी पर बैठे। और यही बात इल्तुतमिश को रास नहीं आई, और इल्तुतमिश ने खासतौर पे आराम शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में आराम शाह मारा गया, और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। यानी कि 1211 ईस्वी में जो जूड़ का युद्ध लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जूड़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं दी जाती थी? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि
नहीं दी जाती थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक लाख रुपए का दान दिया करता था अपनी प्रजा को, इसलिए से हम क्या बोलते थे, लाख बख्श बोलते थे। सेकंड अगर हम बात करें सिफा सलार, सिफा सलार का मतलब होता है सेनापति। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम होने के साथ साथ दामाद भी हुआ करता था, और साथ ही साथ जो चंदावर का युद्ध हुआ था, चंदावर के युद्ध के दौरान इसे सिफा सलार यानी सेनापति को उपाधि दी गई थी, यानी ये भी आपका क्या है, सही है। थर्ड अगर हम बात करें सुल्तान, सुल्तान की जब हम बात करते हैं तो सुल्तान की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का इसका जो नेक्स्ट जो गुलाम हुआ करता था, जिन्हें हम बोलते थे क्या, इल्तुतमिश बोलते थे, और इल्तुतमिश को ही बगदाद के खलीफा द्वारा क्या बनाया गया था, सुल्तान बनाया गया था। और उसके बाद इल्तुतमिश ने घोषणा की थी कि जितने भी दिल्ली के शासक होंगे सारे को क्या बोला जाएगा, सुल्तान। यानी सुल्तान की जो उपाधि थी वो किसके समय पर चालू नहीं थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर चालू नहीं थी। और ऐबक का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का देवता, यानी इन्हें चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था। और एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी भी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठे। आगे अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था। बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया है, वो खासतौर पे जो मंगोलिया का भारत पर अटैक हुआ था वो हुआ था इल्तुतमिश के समय पर, और इल्तुतमिश के समय पर मंगोलिया ने भारत पर अटैक किया था, और अटैक करने का जो रीजन था वो भारत पर साम्राज्य विस्तार करना नहीं था। खासतौर पे हुआ क्या था कि जो मंगोलीय शासक थे जिनका नाम था चंगेज खान, चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में भारत पर अटैक किया था, और उस अटैक करने का जो रीजन था वो था आपका जलालुद्दीन मंगवर्नी। जलालुद्दीन मंगवर्नी बेसिकली चंगेज खान का जो भाई हुआ करता था, उसकी डेथ करने के बाद भारत की ओर भागा, और इसी का पीछा करते हुए चंगेज खान भारत पहुंचा, और उसी का को मारने के लिए उसने भारत के सिंध क्षेत्र में जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या की, और हत्या करने के बाद वापस मंगोलिया चला गया। तो मंगोलिया की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें 2015 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 2015 में उन्होंने मंगोलिया की यात्रा की थी, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मंगोलिया की जब यात्रा की थी तो मंगोलिया का जो शहर उलान बटोर है वहां पर इनको एक गिफ्ट स्वरूप एक घोड़ा भेंट किया गया था, क्योंकि मंगोलिया की अगर हम बात करें तो मंगोलिया की 1/3 जितनी आबादी, उसके 1/3 क्या है, यहाँ पर घोड़े हैं। तो घोड़े जो गिफ्ट किए गए थे उस घोड़े का नाम पर्टिकुलर था कंथक। और कंथक की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम भी क्या था, कंथक। तो यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। और मोदी जी को भी कौन सा घोड़ा गिफ्ट किया गया था, कंथक नामक घोड़ा गिफ्ट किया गया था। आगे अगर हम बात करें, तराइन का जो तीसरा युद्ध है किन दो शासकों के बीच हुआ। खासतौर पर तराइन की अगर हम तीसरे युद्ध की बात करें तो ये पर्टिकुलर जो युद्ध हुआ था वो इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच हुआ था। बेसिकली अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दिया गया था, कुबाचा को काबुल और कंधार दिया गया था, और यल्दौज को जो दिया गया था वो दिया गया था गजनी। तो इल्तुतमिश जब दिल्ली पर रूल कर रहा था उस समय कुबाचा ने सोचा क्यों ना हम काबुल और कंधार के साथ साथ दिल्ली को भी अपने साम्राज्य में मिला लें। और तभी कुबाचा ने भारत पर अटैक किया, यानी इल्तुतमिश के ऊपर अटैक किया, और इस युद्ध को हम तराइन के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं, और जो लगभग 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो कुबाचा था उसको हराया गया, और हारने के बाद कुबाचा वापस कहाँ पहुंच गया, गजनी पहुंच गया। यानी जो अब बैटल ऑफ तराइन जो तीसरा युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया था, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच लड़ा गया था, और कुबाचा इसमें हारा गया था। इल्तुतमिश और ऐबक के बीच कोई भी युद्ध नहीं हुआ, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच भी कोई युद्ध नहीं हुआ, इल्तुतमिश और चंगेज खान के बीच भी कोई युद्ध नहीं हुआ। बेसिकली चंगेज खान का जो युद्ध हुआ था वो जलालुद्दीन मंगवर्नी के साथ हुआ था, जो एक खास तौर पे अफगानिस्तान का एक शासक था और जिसने चंगेज खान के भाई की डेथ कर दी थी। आगे अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत, बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, इल्तुतमिश और कुबाचा। आगे अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने स्थायी सेना का बंदोबस्त किया था। बेसिकली स्थायी सेना यानी जो भी पर्टिकुलर सेना होती थी उसे नगद सैलरी के रूप में दी जाती थी। बेसिकली हुआ क्या करता था, इसके पहले जितनी भी शासक थे उनमें जो सेना हुआ करती थी, जो युद्ध से लूटा हुआ सामान था उन्हें सेना के बीच में बांटा जाता था, और जो सैनिक का जो प्राइमरी पर्पस हुआ करता था वो युद्ध लड़ना नहीं हुआ करता था, और जब शांति काल होता था ये अपने पर्सनल काम में लीन हुआ करते थे, और खर्चा चलाने के लिए क्या करते थे, ये जब युद्ध होता था तो युद्ध में अपने जो शासक हुआ करते थे उनकी हेल्प किया करते थे। तो कहने का मतलब जो स्थायी सेना रखी थी वो किस शासक ने रखी थी, वो थी आपकी
अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखी थी, एक स्थायी सेना रखी थी और उन्हें वेतन दिया जाता था और उनका काम होता था ओनली युद्ध लड़ना। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने घरई और चरई नामक 2 कर लगाना चालू किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंटली एसएससी एग्जामिनेशन है उसमें पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन, कि जो घरई और चरई है, बेसिकली घरई की अगर हम बात करें तो जो होम टैक्स होता है, घर का जो कर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, घरई। और चरई का मतलब होता है चरागाह, यानी गाय भैंस आपकी जो होती है, जो भी आपकी मवेशियां होती हैं, उनको चरने के लिए एक स्थान पर्टिकुलर या एक लैंड दी जाती है जहां पर वो चराई करते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर स्पेस में चरते हैं तो उन्हें एक टैक्स देना होता था, उसे हम बोलते हैं चरई। बेसिकली जजिया और जकात भी इसी के समय पर हुआ, यानी घरई और चरई जो 2 प्रसिद्ध टैक्स है वो किसके समय पर लगाए गए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर लगाए गए थे। तो घरई चरई के साथ साथ क्या है, जजिया और जकात भी लगता था, लेकिन स्पेशल क्या था आपका, घरई और चरई। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आज हमने दिल्ली सल्तनत के 15 क्वेश्चन देखे, ठीक है, और इन 15 क्वेश्चन में आपकी इस होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो पर्टिकुलर मोटो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस करना और वो पर्टिकुलर चीज़ आप तक लाना जो खास तौर पे बहुत सारे आपने देखा होगा वीडियो क्लासेस में बोला जाता है या बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपसे छिपा कर रखी जाती हैं, क्योंकि उनका जो पर्टिकुलर ऑनलाइन पेड कोर्स चलते हैं, अगर वो सारी चीज़ें यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने लगेंगे तो उनका ऑनलाइन जो कोर्स होगा उन्हें पब्लिक परचेज नहीं करेगी। तो उन ऐसे फेक वीडियो से कृपया अगर दूर रहिएगा, रिलेटिव कंटेंट पढ़िएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू के लोगों के चक्कर में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। आगे की क्लासेस में भी हम इस तरीके से आपके जो एमसीक्यूज है, क्लासेस के साथ साथ डे बाई डे आपके एमसीक्यूज भी कवर करते चलेंगे, ताकि आपका क्लास का रिवीजन भी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप मेमोराइज भी कर सकें। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।